बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। क्या अपोजिशन की तहरीक दम तोड़ गई है या अपोजिशन ने शिकस्त तस्लीम कर ली है कि वो खान साहब को इक़्तिदार से नहीं निकाल सकती? नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान क्यों खामोश है? क्या ये किसी तूफ़ान की आमद से कबल तारी होने वाली खामोशी है? तो बहुत से सवाल इस वक्त सियासत के उफक पर ज़ेर गर्दिश हैं। मुस्लिम लीग नून में बयानिए की लड़ाई, क़यादत के अंदरूनी खिलाफात, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त और शहबाज शरीफ के इस्तीफे की खबरों ने अपोजिशन के कमज़ोर होने का तासुर कायम किया। जबकि शहबाज शरीफ के हालिया इंटरव्यू से तो लगता है कि वो बगावत तो नहीं कर रहे, लेकिन मज़ाहमत पर भी तैयार नहीं है, जिससे मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर में मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। तो कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ अब तक ये फैसला करने में नाकाम है कि उनकी आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मुज़ाहमत का बयानिया चलेगा या मफाहमत की हंडिया पकती रहेगी। नवाज शरीफ खासे गहरे आदमी हैं, ना वो जल्द गुस्से में आते हैं, ना जज्बात से मगलूब होकर सियासत करते हैं। तो इस वक्त उनकी खामोशी खासी मानी हेज हो गई है। अब शहबाज शरीफ के हालिया इंटरव्यू पर बहुत तबसरे और तजिए हो रहे हैं। बहुत से तजिया निगारों का ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ ने मुखालफिन की बोलती बंद कर दी है, बल्कि परखचे उड़ा दिए हैं और मुखालफिन के उस बयानिए को नाकाम कर दिया है जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून इस वक्त निज़ा के आलम में है और मरियम नवाज को लीडरशिप का रोल मिलने की वजह से शहबाज शरीफ नाराज़ हैं। वो पार्टी की सदारत से इस्तीफा भी देंगे और सियासी मामला से लाताल्लुक भी हो जाएंगे। तो उन सबको सख्त मायूसी हुई है जो ये सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं। तो ना शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं, ना वो अपने बड़े भाई के खिलाफ कुछ करने का सोच रहे हैं। पहले तो आजकल बड़ी अफवाहें हैं और वो आपके पार्टी के तर्जुमान वजाहतें देते देते थक गए। तो वाकई आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं सदारत से? मुझे याद आ गई वो मैंने बजट अपनी तकरीर में जब फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई 4 दिन के शोर शराबे के बाद और वहाँ जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो मैंने एक जुमला कहा था कि अगर आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। तो उसी तरीके से ये खबर जाली है। अच्छा, इस्तीफे की खबर जाली है, लेकिन ये खबर तो जाली नहीं है कि आप कुछ नाराज़ तो नहीं है, मंजर से गायब है? नहीं, मंजर से मैं गायब। तो तस्वीर का एक पहलू तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन निकालने वालों को एक बार फिर से मायूसी का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके अरमानों पर बाकायदा ओस पड़ गई है। बयानिया की जंग को हवा देने वालों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है, जबकि कुछ तजिया निगारों ने शहबाज शरीफ के इंटरव्यू को मायूस कुन बल्कि बहुत ज्यादा मायूस कुन करार दिया है। उनके ख्याल में शहबाज शरीफ मुफाहमत का कंबल छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका ख्याल ये है कि मुज़ाहमत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो होता है मिल बैठ कर होता है। यानी मुज़ाहमत पर वो तैयार नहीं है और तहरीक चलाने का भी उनका कोई इरादा नहीं है। अब PDM के बारे में भी उन्होंने कह दिया है कि साडा जुम्मा तोश पोश। वो इस गुनाह कबीरा में ना पहले शरीक थे, ना अब शरीक होंगे और ना शायद आइंदा शरीक हो। उनका ख्याल ये है कि माजी बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब अहम सवाल तो ये है कि उनका मुखातब कौन है और ये बात वो किससे कर रहे हैं। अगर एक भाई लड़ने पे तुला हो और दूसरा भाई लड़ने से बिल्कुल इनकारी हो, तो उस सूरत में उस घर का अंजाम क्या होगा? या अगर हम पाकिस्तान से इसकी तशबीह दे दें, अगर खुदा न खास्ता इंडिया से जंग छिड़ जाए और वज़ीर-ए-आज़म जंग करने पे तुले हों और जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर तो आप हैं, कमांड तो आप कर रहे हैं, वो जंग करने को तैयार ही नहीं हो, तो पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा? नहीं साफ़ी साहब, ये सवाल जो है लड़ाई या जंग का ना, हाँ लड़ाई है, जंग है। इस पाकिस्तान जो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद मार्ज़ वजूद में आया था और हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप में हुआ, उन शहदा की कुर्बानियों का तकाज़ा ये है कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत, इफलास, नाइंसाफ़ी, माशी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़
जंग की जाए और ईमानदारी से की जाए और भरपूर की जाए। हकीकत यह है कि 72 सालों में हमने सब ने गलतियां की और ये जंग जो होनी चाहिए थी और इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जिस हिम्मत और मेहनत और दयानत की ज़रूरत थी उसका फुकदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ना किसी एक फ़र्द या इदारे के ख़िलाफ़ जंग लड़ाई तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि उसमें नफ़रत का भी असर नहीं है, ना होना चाहिए। अगर इस मुल्क अब सवाल ये कि शहबाज शरीफ की जो मुफाहमत की पेशकश है या माजी बुला देने की पेशकश है, उनका मुखातिब कौन है और ये बात वो किससे कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ की ये पेशकश वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए है, मौजूदा हुकूमत के लिए है, या वो किसी और ताकत से मुखातिब है, या गुजारिश कर रहे हैं कि छड्डो जान दियो? अगर तो उनका मुखातिब खान साहब है तो फिर तो रास्ता आसान है और खुला भी है, पार्लियामेंट में जाए और हुकूमत के सारे बिलों की हमायत का ऐलान कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने पर इत्तफाक करें। और आज तो शेर रशीद ने यह ऑफर दी है कि अगर वह हुकूमत की तजावीज़ से इत्तफाक करे तो बात बन सकती है, तो शेर रशीद की ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, तो हुकूमत तो बज़ाहिर तैयार नजर आती है। लेकिन असल मसला हुकूमत तो है नहीं, मसला तो उनका है जो नाराज होकर खान साहब को ले आए। तो शहबाज शरीफ का असल मुखातब वही है जो नाराज हैं और नाराज होने के बाद हुकूमत छीन लेने की ताकत रखते हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि मुफाहमत की पेशकश उन्हें की जा रही है, हुकूमत को नहीं। अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि 2018 के इलेक्शन में वो ज़रा सी मेहनत करते, को हिकमत अमली बनाते तो इलेक्शन जीत सकते थे, ये नून लीग के उस बयानिए की नफ़ी है जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ तो एक अरसे से कह रहे थे कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही है, फिर उनके खिलाफ एक केस आया, उस केस के नतीजे में उन्हें सजा हुई, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ। तो हिकमत अमली कौन सी अपनाई जाती जिससे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाती? क्या हिकमत अमली अपनाने से वो कुव्वतें राजी हो जाती जिनके बारे में आज शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो माजी बुला दे? तो बात सीधी सी और आसान सी है। शहबाज शरीफ अब भी ये समझते हैं कि जंग मैदान में नहीं, मुज़ाकरात की मेज़ पर जीती जा सकती है, और वो ये भी समझते हैं कि सियासत में कोई जंग नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये कह रहे हैं कि ताकत का मुकाबला ताकत से किए बगैर कोई चारा नहीं। अगर एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देने से बात नहीं बन रही, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि ताकत का मुकाबला सिर्फ ताकत से ही किया जा सकता है। अवाम महंगाई महंगाई कर रहे हैं और खान साहब ने महंगाई का किस्सा ही तमाम कर दिया और यह कहकर कर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है, बल्कि सबसे सस्ता तरीन मुल्क ही पाकिस्तान है। पेट्रोल भी सबसे सस्ता है और दुनिया में महंगाई पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अब जुलाई में महंगाई की शरह तकरीबन 8% है और सिर्फ एक माह में सालाना बुनियादों पर बिजली के जुलाई के बिलों में तकरीबन 21.72% इजाफा हुआ है। और खान साहब ये फरमाते हैं कि महंगाई कम है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत का महंगाई कम करने का कोई इरादा नहीं। तो कोई माने या ना माने, पाकिस्तान इस वक्त दो बड़े तबकात में तकसीम है। एक वो जो ये समझते हैं कि मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। दूसरे वो जो ये समझते हैं कि महंगाई की वजह से इनका जीना मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई, जो एक हकीकत भी है। एक वो जो ये समझते हैं कि सड़कों के तरफ दिहाड़ी के लिए बैठे अफराद मजदूर नहीं होते बल्कि भिखारी होते हैं और ये शहरों को लूटने आते हैं। दूसरे वो जो ये समझते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी आसमानों को छू रही है और मिडिल क्लास तबका नौकरियों से महरूम होने के बाद अब सड़कों पर दिहाड़ी की तलाश में निकला हुआ है, रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। तो एक वो जो ये तंज कर रहे हैं,
कि महंगाई से तंग 27,70,000 लोगों ने शुमाली इलाका जात की सैर पर 66 अरब रुपए खर्च कर दिए। यानी महंगाई होती तो 27 लाख लोग सैर को न जाते। ये वो लोग हैं जो आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, जिनके ख्याल में 27 लाख लोग पूरा पाकिस्तान है। एक वो है जिन्हें हर तरफ खुशहाली नजर आती है, तरक्की नजर आती है। दूसरे वो है जिन्हें लगता यूं है कि पिछले 3-4 साल से मुल्क में मजीद तबाही हो गई है, मुआशी बदहाली बढ़ गई है। एक वो है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फीकस आमदनी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। दूसरे वो है जो आलमी इदारों की रिपोर्टें देखकर 8 आंसू रो रहे हैं, जिनके मुताबिक फीकस आमदनी में कमी हुई है। एक वो है जो कहते हैं सड़कों, मेट्रो बसों और ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबों से मुल्क तरक्की नहीं किया करते, उनकी तरजीहात में लंगर खाने और पनागाह है। दूसरे वो है जो ये समझते हैं तरक्याती मंसूबे तरक्की की अलामत होते हैं और खान साहब की हुकूमत इसमें मुकम्मल नाकाम है। एक वो है जो ये कहते थे ऊपर बंदा हो तो नीचे चोरी रुक जाती है, अब कहते हैं कि नीचे टीम ठीक ना हो तो ऊपर बंदा क्या कर सकता है। दूसरे वो है जो ये कहते हैं कि ड्राइवर कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, अगर ड्राइविंग नहीं जानता तो गाड़ी तबाह कर देगा, जो इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है। तो हाँ साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो 90 रोज में मुल्क की किस्मत बदलने के दावे किया करते थे। हाँ साहब ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। वक्त ने साबित कर दिया है कि हाँ साहब जो कहते हैं उसका वो मतलब नहीं होते। अगर हाँ साहब कहते हैं कि चीनी की कीमत में कमी होगी तो चीनी की कीमत बढ़ जाती है। अगर हाँ साहब कहते हैं आटा सस्ता करूंगा तो आटा महंगा हो जाता है। अगर हाँ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत हो जाती है। तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का असल मतलब आज सामने आया। आज 1 नहीं 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। एक वो जो महंगाई का रोना रोते हैं और दूसरे वो जिन्हें महंगाई कहीं नजर नहीं आती। आज हालत ये है पाकिस्तान के अंदर ये तकसीम बहुत नुमाया नजर आती है। पाकिस्तान के तारीख में अशराफिया कभी इतनी हावी नहीं हुई थी और ना ही किसी सिविल दौर में एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हुई थी जितनी खान साहब के दौर हुकूमत में हुई है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं थिंक टैंक में अयाज अमीर दानिश्वर हैं, तजिया निगार है, एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं और हुकूमत के बड़े ही डाई हार्ड फैन रहे हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं वॉच थिंक टैंक। कोई ऐसा चैलेंज हो जिसका असर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक सूबे की बजाय पूरे मुल्क पे हो, वहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रेमवर्क फेडरल हुकूमत बना सकती है। अच्छा। जिस तरह के बना हुआ है NCOC। और फिर ये है कि जब आप ये एक फ्रेमवर्क बना लिया है तो बेहतर यही होता है कि आप मिल के बैठ के बात करें और उसके बाद फैसले करें। झगड़ा इस तरह हुआ कि सिंध ने फैसला कर दिया और उसके बाद NOC वो क्या है NCOC को उन्होंने बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। इसका आसान तर्जमा ये है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। अब जो लोग बातें करके हुकूमत में आए हैं वो बातें ना करें तो और क्या करें। खान साहब से उनके अपने चाहने वाले ये शिकवा करें कि खान साहब सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, काम हम कुछ नहीं कर रहे। और अब उनकी बातें सुन सुन कर लोग उकता गए हैं। अब ये पहली हुकूमत है जो बातों में हर काम कर देती है और इसे कोई अमली काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अभी खान साहब ने कल ही टीवी पर बैठकर कौम को ये बताया है, बल्कि साबित कर दिया है कि महंगाई तो इस मुल्क में है ही नहीं और हमसे सस्ता मुल्क भी कोई नहीं है। ग्रोथ रेट भी बातों में साबित कर रहे हैं। इकोनॉमी भी बातों की हद तक बहुत आइडियल हो चुकी है। तो खान साहब ने बातों बातों में ही तो पिछली हुकूमतों को करप्ट साबित कर दिया, उन्हें माफिया भी साबित कर दिया, इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार भी साबित कर दिया। तो बातों में तो खास साहब से कोई जीत नहीं सकता। अब वही बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, खासकर उनके अपने लोगों को, तो ये शिकवा उन्हें खास साहब से करना चाहिए। अब जहाँ तक मामला कोरोना वायरस पे सिंध हुकूमत के उस फैसले का है जिसे लॉकडाउन कहते हैं, तो जो सिंध हुकूमत ने किया वही अब फेडरल गवर्नमेंट करने जा रही है। तो सिंध के फैसले सिंध हुकूमत को ही करना चाहिए, वहाँ की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है।
सिंध में कोरोना की शरह पाकिस्तान के दीगर शहरों से कहीं ज्यादा है, और अगर सिंध हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन लगाए बगैर कोई चारा नहीं तो उन्होंने लगा दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट का काम यह है कि इस फैसले को सपोर्ट करे। अगर वफाकी हुकूमत यह समझती है कि इससे दिहाड़ीदार तबके को नुकसान पहुंच सकता है तो फिर उन्हें माली इमदाद फराहम करें। अब एहसास फराहम कहा गया, अब सिर्फ भाषणबाजी इसलिए होती है कि सिंध अवाम को बताया जाए कि सिंध हुकूमत से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट उनकी खैर ख्वाह है, तो फिर ये सियासत नहीं तो और क्या है। पहली बार कोरोना आया था, पहली या दूसरी बार, तो हुकूमत ने बहुत लोगों को एहसास प्रोग्राम के नाम पर फंड जारी किए थे, और अब अगर तीसरी और चौथी लहर आ गई है और चौथी लहर खतरनाक दिखाई दे रही है तो अब भी लोगों को इमदाद देनी चाहिए। अब भी कोरोना फंड का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, और इसमें तो हुकूमत खासी माहिर है कोरोना के नाम पर दुनिया से फंड लेने में और फिर उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब ना देने में। पीटीआई के कराची से एमएनए हैं आमर लियाकत, डॉक्टर आमर लियाकत कहलाते हैं और पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं मौजू क्या है और वो फरमा क्या रहे हैं। थे कि क्या इमरान खान साहब ये नहीं सोचते होंगे? ऐसा हो नहीं सकता मसूद भाई कि कोई भी हाकिम ये बात ना सोचता हो। मतलब किसी को अगर आगे हुकूमत करने का सोचना है और अगर उसने सोचना है कि आगे इलेक्शन में जाएगा तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ये ना सोचता हो कि वो आवाम को रिलीफ नहीं देगा। वो देना चाहता होगा। मैंने आपसे फिर कहा कि जहाँ पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी वहाँ रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, और जहाँ पर हमको मिल बैठकर काम करना चाहिए था वहाँ मिल बैठकर काम नहीं कर सके। अगर खाली हम सारी तोपों के रुख इमरान खान की तरफ कर दें और हम कह दें इमरान खान ही खराब है, तो फिर मुझे कोई अच्छा आदमी लाकर दिखा दी। नहीं तो आमिर भाई देखिए ना, आप कराची में मौजूद हैं, कराची के मसाइल, कराची से उनके वादे हैं, अब सिंध हुकूमत के साथ उनके मामला जो हैं वो तय नहीं हो रहे। अब आप जैसे लोग जो हैं वो साइड पर बैठे हुए, क्या आप लोग बातचीत करके और एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें सिंध हुकूमत में जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब जैसे लोग हैं, जहाँ लिखे पढ़े लोग हैं, वहाब सिद्दीकी के साहबजादे, फौजिया वहाब के साहबजादे, बड़े पढ़े लिखे आदमी, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, नासिर शाह साहब हैं, और जैसे कि खुर्शीद शाह साहब का जिक्र अभी हुआ, तो मैं तो उनके लिए इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले उनके भेजे हुए आम खाए, तो मैं नमक हराम भी नहीं हूँ और मीठा हराम भी नहीं हूँ। जेल से भेजे उन्होंने? अभी आम भेजे थे उन्होंने, वो बिल्कुल मेरे, मैं उनको चाचा कहता हूँ तो वो मेरे चाचा की तरह है। तो मैं खुर्शीद शाह साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, तो मैं इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता। रही बात, देखिए यहाँ बैठकर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ इसलिए हो सकता है कि सिंध में ऐसी क़ुव्वतें और ऐसे लोग हैं जिनसे कम से कम मैं तो बात कर सकता हूँ। मुझे तो आर नहीं है कि मैं, क्योंकि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती मसूद भाई। या दो सियासतदान आपके साथ बैठे हुए, उनसे पूछ लें, सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, आपको बात करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं से बात का आगाज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको सिरा मिलाना पड़ता है। सियासत इसी का नाम है, इसी को सियासत कहते हैं। अब मदीना मुनव्वरा में देखिए, हमारे यहाँ हमने नहीं सोचा था, ना हमारा ये इलेक्शन का नारा था कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे। हमारा इलेक्शन का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मदीने की रियासत तो बन ही नहीं सकती ना, हो ही नहीं सकती ना उसकी तर्ज पे हो सकती है, ना उसकी तर्ज पे हो सकती है, ना मदीना की रियासत बनाने का वादा सच्चा निकला, ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा कर सके। उस पर भी ये दावा कि खान साहब से बेहतर आदमी लाकर दिखा दें तो दिखाया जा सकता है। अगर अवाम को इसका मौका दिया जाए तो वो खान साहब से बेहतर दर्जनों आदमी दिखा सकते हैं। इससे बड़ी ढिठाई और बेशर्मी और क्या हो सकती है कि हुक्मरान जमात के मेंबरान पार्लियामेंट अब खुले बंदों ये बात कर रहे हैं कि मदीना की रियासत बनाने का नारा महज सियासी था। यह अफसोस का मुकाम है कि एक मजहबी लोगों के जज्बात होते हैं ना, तहरीक इंसाफ के लोगों को यह बात खास सबको समझाना चाहिए थी। ये थोड़ा पैच करें दोबारा। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को यह बात खान साहब को समझाना चाहिए थी कि वो आवाम को मिसगाइड ना करें, मजहब के नाम पर उनके जज्बात से ना खेलें। अब खान साहब ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया वो ये था कि खान साहब इस मुल्क के बड़े वेल नोन सेलिब्रिटी थे, उनका चेहरा दिखाकर आवाम को मिसगाइड किया गया, यही कह सकते हैं। जिस तरह किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाकर बदसूरत लड़की ब्याह दी जाती है, तो यही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ फिर में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आम खबर ये कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में अदालत ने 16 अगस्त तक तोसी कर दी है। बैंकिंग अदालत के ड्यूटी जज ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की और मुलजमान के पेश न होने पर अदालत ने फौरी तौर पर ये हुक्मनामा सादर किया कि अगर मुलजमान पेश ना हुए तो उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाएगी, जिस पर आधे घंटे में मुलजमान को यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। FIA के डिप्टी डायरेक्टर ने तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई और शहबाज शरीफ के वकला ने FIA की जानिब से जारी होने वाले शोकाज नोटिस का जवाब अदालत में जमा कराया और इस्तदा ये की कि कौमी असम्बली के इजलास के बायस केस की लंबी तारीख दी जाए, लेकिन अदालत ने कार्रवाई मुलतवी करते हुए ज़मानत में 16 अगस्त तक जो है वो तोसी की, जो कि रूटीन की कार्रवाई है। इसके अलावा नज़ीर चौहान PTI के मेंबर पार्लियामेंट हैं। FIA के केस में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। नज़ीर चौहान ने एहतसाब के जो शहजाद अकबर हैं मुशीर एहतसाब, उनके हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया था और उस इल्ज़ाम की उन्होंने बाद में कल एक वीडियो के ज़रिए माफ़ी भी मांग ली, मादद कर ली कि ये इल्ज़ाम गलत था और वो इस पर मादद ख्वाह हैं, लेकिन आज उनकी ज़मानत जो है उसकी FIA ने अदालत के अंदर मुखालफत की और उनकी ज़मानत ना हो सकी। तो कहने वाले कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। नज़ीर चौहान का तल्लुक़ PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप से है और जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ FIA में केसेस चल रहे थे तो उसमें नज़ीर चौहान एक बहुत ही फ़ाल करैक्टर थे, जिसमें जोश जज्बात में आके उन्होंने FIA बल्कि FIA कह रहा हूँ मुशीर एहतसाब जनाब शहजाद अकबर के हवाले से कुछ ऐसी बातें की थी जिससे उनको ये लगा कि उनकी जान को ख़तरा है। हालांकि उनसे जो इल्ज़ाम शहजाद अकबर साहब पे लगता है उनसे कई संगीन इल्ज़ाम तो प्राइम मिनिस्टर पे लगाया जाता है, लेकिन खान साहब ने तो कभी इस पर अदालत जाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन शहजाद अकबर साहब समझते हैं कि उनको जाना चाहिए, तो उन्होंने इसके उनके ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 केस ठोके हैं और उनमें नज़ीर चौहान की ज़मानत की दरख्वास्त थी आज वो कैंसिल हो गई। और अब बात करते हैं कोरोना की। हुकूमत ने एक बार फिर मार्केटों को औकात कार 10 बजे की बजाय रात 8 बजे तक कर दी है, जबकि मार्केटें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें कोरोना के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ही सब फैसले किए गए हैं और कोरोना की 3 लहरों में हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन इस वक्त मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इस वक्त कोरोना की 4थी लहर जो है वो इस वक्त आई हुई है और मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मंगल से यानी कल से रात 8 बजे से तमाम मार्केटें और बाज़ार बंद करने की पाबंदी होगी। इससे पहले बाज़ारों को 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई थी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में जो कोरोना के हवाले से मखसूस इलाकों को यानी वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके अलावा इंडोर डाइनिंग जो है वो बंद कर दी गई है। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तियाब होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों और दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% करने का फैसला किया है। याद होगा आपको कल ही फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खासी तनकीद कर रही थी सिंध हुकूमत पे कि उन्होंने क्यों इस तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं और लॉकडाउन किया है, और अब ख़ुद जो है आज हुकूमत ने उसी तरह के फैसले किए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन किया है, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन ये इतलात है कि कोरोना वायरस के बाद सिंध के बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही है। पिछले 24 घंटे में 40 लोग जो है वो चल बसे हैं और अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 4,858 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा मुल्क के कई शहरों में बड़ी तादाद में मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं और मरीज़ों के तनासब के लिहाज से स्कर्दू में 25%, पेशावर में 26%, लाहौर में 21%, इस्लामाबाद में तकरीबन 33% लोग जो हैं यानी बीमार हैं जिनको कोरोना वायरस की शिकायत है।
और इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलज़िम ज़ाहिर जाफर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफर से तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, जिस पर जज ने पूछा कि मुलज़िम कहाँ है, तो मुलज़िम को पेश किया गया। जज ने मुलज़िम से पूछा कि अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो, जिस पर मुलज़िम ने जवाब दिया कि उनके वकील से बात की जाए, जिस पर अदालत ने उसे रिमांड पर जुडिशल रिमांड पर भेजने का जो है वो फैसला दिया। सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि मुलज़िम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज ने सरकारी वकील से कहा कि अब तक कुछ नहीं होता, मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल ही होती है। पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िमनी चलान भी लाते रहते हैं। तो पुलिस ने मुलज़िम ज़ाहिर जाफर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलज़िम को जेल भेज दिया। अब उसे दोबारा 16 अगस्त को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये नूर मुकद्दम कत्ल केस आप जानते हैं 20 जुलाई को थाना कोहसार की हदूद F74 में हुआ था, जहां एक 27 साल लड़की को नूर मुकद्दम उसका नाम था, उसे तेज़धार आले से कत्ल कर दिया था। हाई प्रोफाइल केस है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी में, बल्कि अशराफिया के हवाले से कि पाकिस्तान की अशराफिया और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद जैसे इलाके में क्या सूरत हाल है, सोशल लाइफ कैसी है, जहाँ बैक टू बैक 2-3 वाक़यात ऐसे हुए जिसने पाकिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पे होने वाली सोशल लाइफ के हवाले से बहुत सी चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। इससे पहले केस में एक खातून को बरहाना करके उसकी वीडियो बनाई गई। राना उस्मान का केस जो था वो खासा हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद ये नूर मुकद्दम का कत्ल केस, तो इस केस को बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान की हाई सोसाइटी के अंदर जो दगरगू सूरत हाल है, जो बुरी सूरत हाल है, जो बच्चों की तरबियत है, उसके हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर सामने आ रही है। तो इस केस की जो है वो इसको बहुत ही लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आज वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि हम मुलज़म को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सज़ा बहरहाल अदालत ने देना है और एविडेंस की बुनियाद पर ही देना है। जो एविडेंस अब तक प्रोवाइड की गई उनके मुताबिक एक CCTV फुटेज है, और उसके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने मुलज़िम को रंगे हाथों पकड़ा था। जब उसके घर में वो नफ्सियाती टीम एंटर हुई थी तो उन्होंने मुलज़िम को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। तो एविडेंस काफ़ी है। देखना है कि इस हाई प्रोफाइल केस में क्या मुलज़िम को, जो कि खुद एक बासर फैमिली का बच्चा है और ख़ासा मालदार है, किसी कंपनी का CEO भी है, ख़ासे पैसे वाले लोग हैं, वो इस केस से उसको कैसे वो इस केस में उसको सज़ा मिलती है, या उसको हमारा जो सिस्टम है उसकी जो खामियाँ हैं उसकी वजह से आज़ादी नसीब होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तबसर तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।